प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहले मैंने कहा था प्लेट टेक्टोनिक्स, पैलियोमैग्नेटिज्म और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर पोस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना जरूरी होता है। अतः आज हम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में वर्तमान समय में भूकंप विज्ञान के प्रमाण अधिक विश्वसनीय हो रहे हैं। The evidences of seismology are more convincing about the composition and structure of interior of the earth. भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन करने का विषय है, विज्ञान है। सिस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ डिफरेंट सिस्मिक वेव्स। जब भूकंप आता है धरातल के नीचे जहां से उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और धरातल के ऊपर जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगे पहुंचती हैं और उनका रिकॉर्डिंग यानी अंकन किया जाता है उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, सीज्मिक एपिसेंटर कहते हैं। और ये अधिकेंद्र जो है भूकंप मूल के ऊपर लंबवत होता है। एपिसेंटर इज ऑलवेज वर्टिकल टू द फोकस। भूकंपी तरंगों का अंकन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है। सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय सीस्मोग्राफ और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। अब भूकंप विज्ञान के आधार पर यानी सीज्मिक भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर 3 मंडलों का निर्धारण किया है। 3 zones have been identified inside the earth. 1 crust भूपर्पटी, नंबर 2 mantle, नंबर 3 कोर या क्रोड या अंतरतम। एक चीज और हम जान ले भूकंपी तरंगों के विषय में कि भूकंपी तरंगे ठोस पदार्थों से, सॉलिड मटेरियल से तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और सभी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों पास हो जाती हैं। लेकिन तरल पदार्थों से गुजरने पर भूकंपी तरंगों की गति मंद पड़ जाती है और सेकेंडरी या एस वेव्स तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजर सकती है। तो अब भूकंपी तरंगों की गति जहां पर अचानक बढ़ती है या भूकंपी तरंगों के गति में अंतर होता है और जहां पर घनत्व में अंतर होता है उस मंडल को, उस क्षेत्र को हम असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। Discontinuity refers to the zone of sudden change in density and velocity of seismic waves। और इस आधार पर यानी भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुल 3 मंडलों और 5 असंबद्धता 5 डिसकंटिन्यूटीज का निर्धारण किया गया है। पहले हम देखते हैं कि जो 3 मंडल हैं क्रस्ट, मैंटिल और कोर, उनकी थिकनेस या गहराई कितनी है। क्रस्ट की मोटाई के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग इसे 30 किलोमीटर तक मानते हैं और कुछ लोग इसे 100 किलोमीटर तक मानते हैं। मैंटिल की गहराई थिकनेस जो होती है 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है और कोर की गहराई और थिकनेस जो होती है 2900 किलोमीटर से लेके 7361 किलोमीटर तक होती है। अब भी क्रस्ट, मैंटिल और कोर में
कुल 5 डिसकंटिन्यूटीज असंबद्धताओं का निर्धारण किया गया है भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर। तो पहली जो असंबद्धता है वह है कोनार्ड असंबद्धता, जो क्रस्ट में 30 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। अर्थात क्रस्ट में 30 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व में और भूकंपी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन होता है। यानी 30 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग में घनत्व 2.8 होता है और भूकंपी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि 30 किलोमीटर के नीचे वाले भाग में घनत्व बढ़कर 3 हो जाता है और भूकंपी तरंगों की गति बढ़कर 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये पहली असंबद्धता हुई अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता। अब हम और नीचे चलते हैं तो लोअर क्रस्ट माने निचली क्रस्ट और ऊपरी मैंटिल के बीच में पुनः एक असंबद्धता दिखाई पड़ती है। The second discontinuity is between the lower crust and upper mantle at the depth of around 700 किलोमीटर से ऊपर, यानी 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर की गहराई पर ये दूसरी असंबद्धता होती है, जिसको हम मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोविकिक असंबद्धता या शार्ट में मोहो असंबद्धता कहते हैं। सो द मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटिल एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर मैंटिल बिगिंस एंड रन्स डाउनवर्ड। अब हम 100 किलोमीटर से और नीचे की ओर चलते हैं मैंटिल में, तो इसके भी दो भाग हो जाते हैं मैंटिल के, अपर मैंटिल और लोअर मैंटिल, और ये जो डिवीजन होता है वो 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। तो 700 किलोमीटर की गहराई पर पुनः भूकंपी लहरों की गति में वृद्धि होती है और घनत्व में भी वृद्धि अचानक होती है, जिस कारण एक तीसरी असंबद्धता का निर्माण होता है और इसका नामकरण किया गया है रेप्टी डिसकंटिन्यूटीज। सो द थर्ड discontinuity called as Repeti discontinuity has developed around at the depth of 700 kilometers, and this divides upper mantle and lower mantle. 700 किलोमीटर से नीचे जाने पर 2900 किलोमीटर पर निचली मैंटिल की सीमा समाप्त होती है और आउटर कोर की सीमा प्रारंभ होती है। यहां पर पुनः जब लोअर मैंटिल से भूकंपी तरंगे आउटर कोर में प्रवेश करती हैं तो घनत्व में भारी अंतर और उनकी गति में भी अंतर होता है, और इस तरह से ये चौथी डिसकंटिन्यूटी विकसित हुई है, जिसका नामकरण किया गया है गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। So the Gutenberg discontinuity has developed at the transitional zone of lower mantle and outer core. अब 2900 किलोमीटर से 7361 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को हम कोर कहते हैं, लेकिन भूकंपी तरंगों के आधार पर कोर को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर, और ये विभाजन होता है 5100 किलोमीटर की गहराई पर। तो 5100 किलोमीटर की गहराई पर कोर में पुनः एक असंबद्धता विकसित हुई है, पांचवी, फिफ्थ डिसकंटिन्यूटी हैज डेवलप्ड at the depth of 5100 kilometer in
बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। और इस असंबद्धता का नामकरण लेहमन असंबद्धता किया गया है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। एक चीज और देखें कि ऊपरी कोर में पहुंचने पर यस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स जो है वो अदृश्य हो जाती हैं। सेकेंडरी वेव्स डिसअपियर इन आउटर कोर। इट मीन्स either outer core is either in liquid state or in being liquid state। इसे प्रमाणित होता है कि बाह्य अंतरतम जो है, आउटर कोर जो है, या तो पूर्ण तरलावस्था में है या तरल होने की दशा में है, और नीचे जाने पर पुनः सभी भूकंपी तरंगे इंक्लूडिंग यस वेव्स फिर प्रकट हो जाती हैं इनर कोर में, और ये इनर कोर ठोस पदार्थों का बना हुआ है। जहां तक पृथ्वी के आंतरिक संगठन का सवाल है, एज रिगार्ड्स द कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो क्रस्ट का निर्माण होने में उसमें जो है वो निकेल और फेरस माने आयरन का अधिक हिस्सा उसमें पाया जाता है, जबकि मैंटिल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोर के विषय में पहले कहा जाता था कि यहाँ निकल और फेरस है, लेकिन अब निकल और फेरस की जगह पर सिलिकेट पदार्थों की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। और ये जो मैंने अभी पहले बताया कि क्रस्ट में निकल और फेरस पाया जाता है, ये नहीं है। निकल और फेरस को पहले कोर में इंगित किया गया था, जबकि अब वहाँ सिलिकेट पदार्थों को और ये सिलिकेट पदार्थों की अधिकता बताई गई है, जबकि क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। अब ऊपरी मैंटिल में तप्त चट्टानों का, गर्म चट्टानों का समूह होता है। देयर इज ए मास ऑफ हॉट रॉक्स इन द अपर मैंटिल एंड दैट इज कॉल्ड मैंटिल प्लूम, और इसे मैंटिल प्लूम कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो इसी मैंटिल प्लूम से मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होता है और धरातल पर ज्वालामुखी उद्भेदन के समय लावा के रूप में प्रकट होता है। ऊपरी मैंटिल में और एक और घटना जन्म लेती है, और दैट इज द ओरिजिन ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करेंट्स, यानी तापीय संवहनी तरंगों का जनन होता है ऊपरी मैंटिल में। और ये तापीय संवहन तरंगे ऊपर की तरफ चलती हैं और प्लेटों का संचालन करती हैं। द प्लेट मूवमेंट्स आर प्रोपेल्ड बाय असेंडिंग थर्मल कन्वेक्शन करेंट्स which are originated deep within the upper mantle। तो प्लेटों के संचालन में इन थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स का ज्यादा हाथ होता है। अब हम प्रत्येक शनिवार को एक लेक्चर पोस्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी पर, और अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो प्लेट टेक्टोनिक्स पर होगा, और हम ये बताएंगे कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स ने महाद्वीपीय और महासागरों के प्रवाह को पूर्णतया सिद्ध कर दिया है। नमस्कार।